हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सोम क्लासेस में। दोस्तों, आईसीएआर का एंट्रेंस एग्ज़ाम जो 16, 17 तथा 22 सितंबर को हुआ था, उसका रिजल्ट कब आएगा, काउंसलिंग शेड्यूल कैसे होता है, नॉर्मलाइजेशन स्कोर कैसे तय किया जाता है तथा कितना नॉर्मलाइजेशन किस कैंडिडेट को किस बिहाफ पर मिलता है, वो सभी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप कमेंट बॉक्स में हमें ये ज़रूर बताइएगा कि आपने किस शिफ्ट में एग्ज़ाम दिया है, आपकी मार्किंग क्या रही है और आपको क्या लगता है कि किस शिफ्ट का एग्ज़ाम सबसे हार्ड आया है। ये मोटी मोटी 2-3 बातें आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। वीडियो को शेयर करना ना भूलें, लाइक तथा सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें चैनल को। अब डिस्कस करते हैं कि आपका जो आईसीएआर एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट है, उसकी डेट एनटीए ने क्या घोषित की है। तो 31 सितंबर को आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। समझने वाली चीज़ है, 31 सितंबर को आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा और रिजल्ट में आपको आपका स्कोर और स्कोर के साथ आपको आपकी रैंक बता दी जाएगी कि आपकी रैंक क्या बनी है। क्योंकि कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ में जो एडिशन होते हैं वो आपकी रैंक के बिहाफ पर होते हैं। आप हमें ये भी ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपकी पसंदीदा यूनिवर्सिटीज़ कौन सी हैं। तो 31 सितंबर को जो रिजल्ट आएगा उसमें आपका स्कोर होगा तथा साथ के साथ आपकी रैंक होगी। अब बात करते हैं, क्योंकि ये एग्ज़ाम एक से ज़्यादा शिफ्ट में हुआ है तो क्या नॉर्मलाइजेशन होगा, तो वो भी हम आपसे इस वीडियो में डिस्कस। देखिए, अब सवाल बनता है कि नॉर्मलाइजेशन स्कोर कैसे दिया जाता है तथा किसे दिया जाता है। तो जो गवर्नमेंट के रूल हैं उसके अकॉर्डिंग, यदि कोई वनडे एग्ज़ाम, ऐसा एग्ज़ाम जो एक से ज़्यादा दिन में हुआ हो, एक से ज़्यादा शिफ्ट में हुआ है, तो उसमें आपको नॉर्मलाइजेशन स्कोर तय किया जाता है। नॉर्मलाइजेशन के बिहाफ पर आपका स्कोर दिया जाता है। क्योंकि ये एग्ज़ाम 16, 17 तथा 22 सितंबर को हुआ है, कुल मिलाकर 6 शिफ्टों में हुआ है। तो निश्चित तौर पर यह कह सकते हैं कि ये नॉर्मलाइजेशन स्कोर से ही आपको स्कोर दिया जाएगा। उस नॉर्मलाइजेशन स्कोर के बिहाफ पर आपको आपकी रैंक डिवाइड की जाएगी। अब कैसे ये नॉर्मलाइजेशन स्कोर बनता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि जिस शिफ्ट का नॉर्मलाइजेशन स्कोर उन्हें तय करना होता है, उस शिफ्ट का वो एवरेज स्कोर लेते हैं। यानी उस शिफ्ट में टोटल कैंडिडेट कितने हैं, तो हम टोटल कैंडिडेट की मार्किंग क्या आई है, टोटल मार्किंग, उसको टोटल नंबर से डिवाइडेशन करके एक एवरेज स्कोर निकाला जाता है। सेकंड, उस देखा जाता है कि जो उस शिफ्ट के 1% कैंडिडेट जिनका टॉप स्कोर रहा है, सबसे हाई स्कोर रहा है, उस शिफ्ट के 1% कैंडिडेट वो लिए जाते हैं। और उसी शिफ्ट के टोटल कैंडिडेट जिन्होंने एग्जाम दिया है वो तथा जितने प्रेजेंट नहीं हुए हैं वो, तथा जो लास्ट वाला फैक्टर है वो है कि आपकी एक्यूरेसी क्या रही है, आपने कितने टोटल क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं और आपके टोटल क्वेश्चन कितने राइट हुए हैं। ये 4 फैक्टर नॉर्मलाइजेशन स्कोर को तय करते हैं। अब जो सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है वो है एवरेज स्कोर। जिस शिफ्ट का एवरेज स्कोर सबसे लो रहता है, जिस शिफ्ट का एवरेज स्कोर सबसे लो रहता है, उस शिफ्ट को सबसे हार्ड शिफ्ट मानकर सबसे ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन स्कोर दे दिया जाता है। आपको समझना होगा, जिस शिफ्ट का एवरेज स्कोर सबसे कम, वो शिफ्ट सबसे हार्ड समझी जाती है और उस शिफ्ट के कैंडिडेट को सबसे ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन मार्क्स दे दिए जाते हैं। जनरली ये भी देखा गया है कि जो फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम देने जाते हैं उन कैंडिडेट को नॉर्मलाइजेशन का कहीं ना कहीं कुछ फ़ायदा हो जाता है, या वो जिनकी शिफ्ट सबसे हार्ड खुली है उस शिफ्ट के कैंडिडेट को नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा निश्चित तौर पर होता है। क्योंकि यहाँ पर आपका एग्ज़ाम नॉर्मलाइजेशन के साथ साथ एक चीज़ और भी थी, और वो थी आपकी ग्रुप, जिसमें पीसीएम, पीसीबी तथा पीसीए था। यानी अलग अलग ग्रुप के भी कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो ये कहा जा सकता है कि इस बार नॉर्मलाइजेशन स्कोर आपको दिया जाएगा और इस नॉर्मलाइजेशन के बिहाफ पर ही आपको आपकी रैंक जारी की जाएगी। ऐसे आपको नॉर्मलाइजेशन स्कोर मिलता है। अब अगली बात बनती है कि किसे नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा होगा, वो भी हम आपसे इस वीडियो में डिस्कस कि सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि काउंसलिंग शेड्यूल क्या है। देखिएगा, जब सबसे पहले हम आपसे डिस्कस करते हैं कि काउंसलिंग शेड्यूल क्या है, कि जब आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाता है, आपको आपकी रैंक बता दी जाती है, तो फिर स्टार्ट होता है आपका काउंसलिंग प्रोसेस। और काउंसलिंग प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जहां चुनाव होता है आपकी रैंक के बिहाफ पर कि किस कैंडिडेट को यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा, किस कैंडिडेट को यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिलेगा।
और काउंसलिंग शेड्यूल में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, आपकी सीटिंग चॉइस होती है कि आप किस यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना चाहते हैं। ये सारा प्रोसेस काउंसलिंग शेड्यूल के अंदर आता है और काउंसलिंग शेड्यूल के लिए अलग अलग टाइम पीरियड सेट किए जाते हैं। आप ऐसे समझिएगा, यदि आपकी रैंक 1000 के अंडर आई है या 2000 के अंडर आई है तो आपको सबसे पहले मौका मिलेगा काउंसलिंग कराने के लिए, सीटों की चॉइस कराने के लिए। यदि आपकी रैंक सबसे कम आई है तो आपसे सबसे लास्ट में मौका मिलेगा चॉइस फिलिंग कराने के लिए, काउंसलिंग कराने के लिए। तो सबसे ज़्यादा रैंक यदि आपके हाथ है तो आपको काउंसलिंग का ज़्यादा बेनिफिट होगा। काउंसलिंग को आप सीधे तौर पर मानिएगा, यूनिवर्सिटीज या कॉलेज में एडमिशन लेने की जो प्रक्रिया है उसे काउंसलिंग बोला जाता है और इसके थ्रू आप रैंक के आधार पर एडमिशन लेते हैं। जैसे ही आपका रिजल्ट जारी होगा हम पूरी काउंसलिंग शेड्यूल को आपको अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे ताकि आपको एक एक चीज़ें समझ में आ जाए और आप कोई गलती ना करें। अब लास्ट जो बात बनती है वो बनती है आपकी किसी नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा होगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि यहाँ पर आपकी मार्क्स इंक्रीज और डिक्रीज हो सकते हैं, या ये भी डिस्कस हम यहाँ पर करेंगे कि आपको एक प्राइवेट या गवर्नमेंट कॉलेज लेने के लिए कितनी मिनिमम स्कोर की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है और परसेंटाइल स्कोर कितना घट बढ़ सकता है। देखिएगा, नॉर्मलाइजेशन का जो फ़ायदा होता है सबसे ज़्यादा फ़ायदा उस कैंडिडेट को होता है जो सबसे हार्ड शिफ्ट में जिसने एग्ज़ाम दिया है। जिसने सबसे हार्ड शिफ्ट में एग्ज़ाम दिया है उस शिफ्ट का एवरेज स्कोर सबसे कम होता है और उसको देखते हुए कैंडिडेट को 10% तक की मार्किंग एक्स्ट्रा कर दी जाती है और कभी कभी तो उससे भी कहीं ज़्यादा। समझ सकते हैं आप मेरी बात को। उस कैंडिडेट को जिसने सबसे हार्ड शिफ्ट में एग्ज़ाम दिया है, जिस शिफ्ट का एवरेज स्कोर सबसे कम है, उस शिफ्ट के कैंडिडेट को सबसे ज़्यादा परसेंटेज दी जाती है, नॉर्मलाइजेशन स्कोर दे दिया जाता है। तो उस कैंडिडेट को 10% या उससे भी कहीं ज़्यादा तक का बेनिफिट दे दिया जाता है। अब नेक्स्ट सवाल बनता है कि और किस कैंडिडेट को बेनिफिट मिलता है इसका, तो दूसरा जिसकी एक्यूरेसी सबसे बेहतर रही है। देखिएगा, आप ऐसे समझिएगा, केवल 150 क्वेश्चन जैसे आए थे और 150 क्वेश्चन में आपने 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए और 100 में से आपका 95 बिल्कुल राइट है, तो देखिएगा आपकी एक्यूरेसी 95% है और इस 95% एक्यूरेसी को देखते हुए आपको मार्किंग अच्छी कर दी जाएगी। दूसरा कैंडिडेट वो है जिसने 110 क्वेश्चन किए हैं और उसने केवल 95 क्वेश्चन सही किए हैं। तो देखिए, जिसने 110 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं उसके 95 क्वेश्चन है, तो जिसने 100 में से 95 सही किए हैं उसे नॉर्मलाइजेशन का ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। यानी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो एग्जाम में एक्यूरेसी बहुत मैटर करते हैं क्योंकि निगेटिव मार्किंग भी मैटर करती है कि उस पेपर की निगेटिव मार्किंग कितनी रही है, 1/3 की यहाँ पर निगेटिव मार्किंग थी। तो हार्ड शिफ्ट प्लस आपकी एक्यूरेसी और 1% कैंडिडेट जो टॉप हैं उनका स्कोर नॉर्मलाइजेशन तय करता है। यदि आपके साथ ऐसा हुआ है तो आपको निश्चित तौर पर नॉर्मलाइजेशन का फायदा होने वाला है। दोस्तों, मैं अब आपसे यह बता दूं कि आपको कितना मिनिमम स्कोर करना पड़ेगा। तो आपको मिनिमम स्कोर जो करना पड़ेगा वो 430 प्लस स्कोर करना पड़ेगा जर्नल के लिए। यदि आप इससे कम करते हैं तो शायद मेरे मुताबिक आप बेहतर सीट चूक जाएंगे। यदि हम एसटी कैटेगरी की बात करें तो एसटी कैटेगरी को मिनिमम 280 प्लस स्कोर करना पड़ेगा। ये हमारे आपको बताना था। वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।